हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और उस मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उस चैप्टर में जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि रैखिक समीकरणों को कैसे हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे सपोज करो कि हमारे पास लेट अस अज्यूम दैट हमने माना कि हमारे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू बी 0। और हमने दूसरी समीकरण माना, दूसरा जो समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू बी 0। ये हमारे पास कितने समीकरण है, दो। अब अगर यहाँ से मुझे क्या करना हो, x और y के मान निकालने हो वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। किसके मान निकालना है, x और y के, लेकिन विधि कौन सी होगी, वज्र गुणनखंड विधि। इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जरा देखना। मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ऐसे लिखना x y और 1, तरीका बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अब x के नीचे क्या लिखोगे, ये हो जाएगा b1 c1, यहाँ हो जाएगा a1, यहाँ पे हो जाएगा b1। ठीक है, ये बात ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखने, यहाँ पे रुक जाओ। ये क्या हो जाएगा आपका b और ये क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। याद आ जाए, कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा b1 c1 a1 b। नीचे क्या हो जाएगा, सेम ऐसे b2 c2 a2 b2। क्लियर बात। तरीका हम आपको बता देंगे कैसे आपको याद रखना है। अब देखना ध्यान से, अगर तुम्हें x बराबर निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दो, b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, x अपान लिखो, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपान, अब इसका गुणा इसमें कर दो, a2 c1 माइनस इसका गुणा इसमें कर दो, c2 a1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बराबर अब किस में है, 1 में, a1 b2 माइनस b1 a2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब देखो, यदि ये तीनों इक्वेशन, तीनों समीकरण आपस में बराबर है तो क्या मैं ये बात बता सकता हूँ कि x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 ये बराबर किसके होगा, 1 अपान a1 b2 माइनस b1 a2। होगा या नहीं होगा भाई, जब तीनों आपस में बराबर तो हम ये कह सकते नहीं ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, होगा या नहीं होगा। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ से मैं ये x बराबर लिख सकता हूँ, x बराबर, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस b1। बताओ कोई दिक्कत है, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। किसकी वैल्यू आ गई, x की। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसे हम y का भी निकाल सकते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, y अपान a2 c1 माइनस c2 a1 इक्वल टू बी 1 अपान a1 b2, 1 अपान a1 b2 और माइनस b1 a2। यहाँ से देखो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, a2 c1 माइनस c2 a1
बटे A1B2 माइनस B1A2। ये किसका मान आ गया भाई? y। तो इस फार्मूले से हम लोग x और y का डायरेक्ट मान निकाल सकते। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये देखो कौन सा मेथड था, इसी को हम कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, इसी को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो इसको याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा, फिलहाल पहले आप लोग इतना नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने का तरीका क्या है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको लर्न करने का तरीका क्या है, कैसे आप ये एक्स वाई में ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है ना? ये चीज़ याद हो गई तो आपको सारी चीज़ कहानी समझ में आ जाएगी। तो ज़रा मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ और बता रहा हूँ कैसे आपको इसे याद रखना है। इतना तो आप पहले कर सकते हो ना, एक्स वाई और 1, इतना लिख सकते हो ना। एक सिंपल और फनी तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें, वो मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल से एक बात याद रखना, बड़ा फनी है, बकचोद ए बी। क्या याद रखना है? बस इतना यार, बकचोद ए बी। कैसे, जरा देखो, ये हो गया बकचोद और ये हो गया ए बी, है ना? क्या हो गया? बस इतना याद रख सकते हो ना। अगर इतना याद है तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। याद रख सकते हो? देखो ये हो गए भैया बकचोद और ये हो गए ए बी। ऊपर सब 1 लगा दो और फिर नीचे सब क्या लगा दो? 2। कोई दिक्कत है? ऊपर हो गया B1 C1 A1 B1, नीचे हो गया B2 C2 A2 B2। खत्म कहानी। कोई समस्या है? हमेशा के लिए याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से पूरा अपना मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? मल्टीप्लिकेशन x अपान इसका गुणा इसमें पहले करोगे, फिर इसका गुणा इसमें, फिर बराबर y अपान इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा इसमें करोगे, फिर 1 अपान इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा इसमें, और फिर क्या करो, इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे। फिर y का मान निकालना होगा तो इन दोनों को आपस में बराबर करके ये मान हम आसानी से निकाल सकते। कोई दिक्कत है? तो जो मैंने ट्रिक बताई है उस तरीके से आप इसे याद रखे रहिएगा। कोई दिक्कत है? अब एक बात है, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था ना x और y का मान निकालने के लिए। x बराबर बताया था r अपान अल्फा, ये तो बताया था ना। ये वही चीज़ है बच्चे। ये क्या है? ये जो B1 ये दिख रखा है B1 C2 माइनस B2 C1 A1 B2 माइनस B1 A2 ना, ये वही है। कैसे जरा भी दिखा देते तुमको, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान से देखना। अब मैं अपनी वाली बात बता रहा हूँ। तुम्हें x का मान पता है जो अभी निकाला हमने, y का भी मान पता है ना। तो चलो हमारे पास समीकरण मैंने मान लिया क्या है, देखो जरा। समीकरण हमारे पास क्या है? a1x प्लस b1y। अच्छा, जब हम समीकरण सॉल्व करते थे ये c1 उस तरफ होता था या इस तरफ? जब हम आपको शॉर्टकट बता रहे थे 2 चर वाले समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता था उधर होता था, किधर? समझ नहीं पा रहे हो? जैसे मैंने सॉल्व कराया था ना 3x प्लस 2y बराबर 5, तो ये वाला जो कांस्टेंट टर्म हमेशा उस तरफ होता था ना, इसको भी हम क्या करेंगे? उस तरफ कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? माइनस C1 के। ऐसे दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर माइनस C2। तो यहाँ से हमने बताया था x बराबर आपको निकालना r अपान अल्फा, बोला था ना। अब r कैसे निकालोगे? तो हमने बताया था इस x को ऐसे बंद करो और इसमें क्या बनाओ? r बनाओ। यही तो बोलने के लिए बोला था। तो r बनाओ। देखो b1 C2 बराबर क्या है? b1 C2 लेकिन किसका? माइनस का। कोई दिक्कत है? उसके बाद हमने बोला था माइनस लगाना और फिर गुणा करना। देखो b2 C1 लेकिन कैसा? माइनस का b2 C1। कोई दिक्कत है? बटे अब तुम्हें क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा के लिए हमने बताया था यहाँ पे ऐसे करना है ना, यही तो बताया था। ये क्या हो जाएगा? a2 b1 माइनस a1 b2। जरा ये देखो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस, प्लस b2 C1 माइनस
B1C2 बटे A2B1 माइनस A1 B2। ऊपर से अगर हम माइनस कामन ले लें तो जरा देखो, माइनस कामन अगर ले लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, B1C2 माइनस B2C1, और नीचे से भी माइनस कामन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कामन ये प्लस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा B2A1 माइनस A2B1। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या आ गया B1C2, देखो B1C2 माइनस B2C1 बटे B2A1 माइनस A2B1। फार्मूला वही आया कि नहीं आया, ये मैंने वहीं से बताया था, x बराबर R अपन अल्फा, ये तुम्हारे सोचने का तरीका अलग था। यहाँ पे B1 और C2 इस तरीके से दिया हुआ था। तो एक्चुअल में वो भी क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग x और y का मान निकालते हैं, और ये सबसे इजी तरीका होता है x और y का मान निकालने का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है? और यही आगे चल करके लोग कहते हैं शॉर्टकट है, जो कि आप पहले से क्लास 10th में पढ़ के जा चुके होते हो। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन किया जाए, अब क्वेश्चन किया जाए। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। तो ये सारे तरीके हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल करूँगा। एग्जाम्पल में कह रहा है कि दिखाइए कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तथा हल भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, इसको आपको दिखाना है कि ये कैसा हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब यूनिक हल है। कैसा हल है, यूनिक। और अद्वितीय हल या यूनिक हल कब होता है, कब होता है? अद्वितीय हल तब होगा, यूनिक हल तब होगा किसी समीकरण का जब उसके केवल और केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे? केवल और केवल एक हल। और केवल और केवल एक हल कब होते हैं, कब होते हैं केवल और केवल एक हल दो समीकरणों के? जब दोनों, हाँ, जब दोनों समीकरणों से जो प्राप्त लाइन है, रेखा है, वो क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, प्रतिच्छेदित रेखा हो। जब प्रतिच्छेदित रेखा होती है तो उसके केवल और केवल कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। और वो एक हल होते हैं तो हम उसे क्या हल कहते हैं, कैसा हल है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय इसलिए कहते हैं कि अगर उस समीकरण को चाहे कोई भी सॉल्व करे, चाहे कोई भी सॉल्व करे, सबका एक ही सोल्यूशन आने वाला है और किसी का अलग अलग सोल्यूशन नहीं जाए, इसलिए कैसा है ये? अद्वितीय हल है। तीसरी बात ये है कि तो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होगा? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के काटते हुए निकलेंगी, प्रतिच्छेदित रेखा होंगी। और इसके लिए कंडीशन क्या है? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू बी B1/B2। अगर दो समीकरण इस प्रकार हैं कि A1 और A2 डज नॉट इक्वल टू बी B1/B2 है, तो हम कहेंगे इन दोनों समीकरणों से प्राप्त जो रेखा है वो कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदित रेखा होगी। और उसका हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। तो चलो, इसमें कहा है क्वेश्चन में कि दिखाइए कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास समीकरण क्या है? समीकरण दिया है 2x + 3y इक्वल टू बी 7, 6x + 5y इक्वल टू बी 11। ये हमारे पास कितने समीकरण हैं? दो समीकरण है। और आपको बताना है कि इसका जो हल है, दिखाना है कि इसका जो हल है वो क्या है? अद्वितीय है। तो जरा हम यहाँ से इसको फिर से लिखते हैं, 2x + 3y + 7 जो उधर है इधर ले आओ तो हो जाएगा -7, और ये बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है? 6x + 5y - 11 इक्वल टू बी 0। कोई दिक्कत है? इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 तथा C1 इक्वल टू बी 0 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 इक्वल टू बी 0 से करने पर। तो हमें यहाँ से तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे, जरा बताना हमें A1 बराबर कितना आएगा? यहाँ से देखो A1 बराबर, समीकरण 1 से तुलना करना है तो A1 बराबर कितना है? 2।
b1, यहाँ पे देखो b1 किसका गुणांक है, y का, और y का गुणांक कितना है 3, कामा c1 बराबर कितना -7, कामा a2 बराबर कितना है जरा देखो, a2 बराबर है 6, कामा b2 बराबर है 5 और कामा c2 बराबर है -11। कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए प्रतिबंध, वो प्रतिबंध है क्या, a1/a2 does not equal to be b1/b2। तो दिस इम्प्लाइज दैट a1 का मान कितना है 2 बटे a2 का मान कितना है 6 और बराबर डज नॉट इक्वल टू बी b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 5। तो आपको सिंपली सा दिख रहा होगा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः इस समीकरण का जो हल है वो क्या है, अद्वितीय। तो यहाँ पर लिखोगे कि यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, अतः इस समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा? अब तुम्हें इस समीकरण को सॉल्व करना है किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलो हम यहाँ से लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हल निकालने के लिए हमने आपको बताया था ना x y और 1 ऐसे लिख लेना है। अब मैंने आपको तरीका तो बताया है, क्या है, बकचोद AB, याद है ना। तो ये हो जाएगा b1 c1 a1 b1, नीचे सिर्फ यही लिखते जाओ b2 c2 a2 b2। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है, x अपान, यहाँ से x बराबर क्या लिखोगे, इसका गुणा इसमें करो तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपान क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा a2 c1 माइनस इसका गुणा इसमें करो c2 a1 और ये बराबर हो जाएगा 1 अपान इसका गुणा इसमें करो a1 b2 माइनस इसका गुणा इसमें करो a2 b1। कोई दिक्कत है? हमने अगर x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस x वाले को और इसको एक बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा तब x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे b1 c2, इसको इधर ले आएंगे गुणे में हो जाएगा ना, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणे में, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। बताओ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से अगर हम मान रखना चाहे तो आराम से रख सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं? इसमें हम आराम से अब देखेंगे, मान रखना चाहते तो हम आराम से रख सकते हैं। तो जरा यहाँ से देखो बराबर क्या हो जाएगा, b1 का मान कितना है, यहाँ से देखो b1 का मान कितना है 3 गुणे c2 है, c2 का मान कितना है, c2 का मान कितना है -11, उसके बाद माइनस b2 का मान कितना है, कहाँ गया, यहाँ पे b2 का मान 5 है, 5 गुणे c1 का मान कितना है -7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बटे a1 का मान कितना है, a1 बराबर है 2 गुणे b2 बराबर कितना है, b2 बराबर है 5 माइनस a2 कितना है, a2 है 6 गुणे b1 कितना है 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 11 3 33 माइनस का 33। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इनको माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35 बटे 5 दूनी 10 और माइनस 6 त्रिक 18। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है या नहीं है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, हम x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 35 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बटे 10, यहाँ देखो प्लस का 2 बचेगा, 10 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, यही तो हो जाएगा ना। इसे काटेंगे तो आ जाएगा कितना -1 बटे 4। तो x का मान कितना आया -1/4। कितना आया -1/4। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बता दो। x का मान आया -1/4। अब यहाँ से y का मान हमें निकालना होगा।
तो y का मान निकालने के लिए अभी हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, y का मान निकालते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई समस्या है किसी को? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने x का मान निकाला और x का मान कितना है -1/4। अब हमें ऐसे ही सेम y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम इसे रफ करते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसे रफ करते हैं और देखते हैं y का मान निकालने के लिए मैंने बताया था जैसे हमें x का मान निकालना था तो इस x वाले पद को हमने इसके बराबर किया था, वैसे y का मान निकालना तो y वाले पद को इसके बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो y/a2c1 -c2a1 = b1/a1b2 -a2b1। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से y बराबर देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, a2c1 -c2a1 बटे a1b2 -a2b1। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम मान रखेंगे, जरा देखना, हमने मान तो मिटा दिया लेकिन यहाँ से हम निकाल के लिख सकते हैं। जरा देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको लिखो तो क्या हो जाएगा 2x + 3y, इधर आएगा तो -7 = b 0। a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना है 6 गुणे c1 का मान कितना है, c1 का मान -7 -c2 का मान कितना है -11 गुणे a1 का मान कितना है, यहाँ से देखो 2। कोई दिक्कत है? बटे a1 का मान कितना है 2 गुणे b2 का मान कितना है 3, सॉरी b2 का मान कितना है 5 है, कितना है 5 माइनस a2 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 6 गुणे b1 का मान कितना है, तो b1 का मान यहाँ से देखो कितना है 3। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखो जरा y बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 42 माइनस का 42 और ये माइनस माइनस प्लस तो 11 दूनी 22। कोई दिक्कत है? बटे 5 दूनी 10 माइनस 6 × 18, तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा दो 22 तो कितना बचेगा 20, लेकिन माइनस का 20 बटे ये कितना बच जाएगा माइनस का 8। कोई दिक्कत है? तो ये देखो 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस तो आ गया 5/2। y का मान कितना आ रहा है 5/2। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो इस तरीके से हमने y का मान निकाला। अच्छा देखो, जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा था वहाँ पे शॉर्टकट बता रहा था, हमने बताया था x बराबर होता है r/α और y बराबर भी बताया था क्या होता है α/α, यही बताया था ना। हमने बताया था इन दोनों जो ये अल्फा है वो सेम होता है। जरा देखो क्या x के मान में ये दोनों सेम है या नहीं है, है ना, x और y के मान में दोनों सेम। और ये बात मैंने वहीं पे बताई थी कि जो अल्फा होता है दोनों में सेम होता है। कोई दिक्कत है? तो इस शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हो, तो नोट कर लो इसे भी पूरा। फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो चलिए आप आगे देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपकी जो प्रश्नावली है 3.5, प्रश्नावली कौन सी है 3.5, एनसीईआरटी हमारे पास बुक है और उस बुक के हम प्रश्नावली को क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज है 3.5 एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन 3.5 का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर उसके बाद बोला अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले में क्या करना है, जो नीचे दिए गए हमारे पास पहले के 4 क्वेश्चन हैं उसमें ये बताना है किसका जो हल है अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है, ये हमें पहले बताना है। अगर अद्वितीय हल होगा तो हमें उसे किस विधि से सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना। क्लियर है बात? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अद्वितीय हल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, क्या 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 मतलब अद्वितीय हल होने के लिए कौन सा कंडीशन है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट काम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वो समीकरण है x - 3y
-3 इक्वल टू भी 0। ये पहला समीकरण, हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 इक्वल टू भी 0। अब हमें देखना क्या है कि ये जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है या अद्वितीय हल है, कैसा हल है, ये हमें बताना है। तो इसकी तुलना हम कर देंगे। देखो हम सिंपली बता रहे हैं, इसकी तुलना a1x + b1y + c1 से करेंगे। तो यहाँ से देखो a1 बराबर 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3 और c1 बराबर -3। कोई दिक्कत है? इस समीकरण, अगर ये हमारे पास समीकरण 2 है, इसकी तुलना कर दो a2x + b2y + c2 इक्वल टू भी 0 से। तो a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -9 और c2 बराबर हो जाएगा -2। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से निकालेंगे a1/a2 बराबर कितना आ जाएगा? a1 है 1, a2 कितना है 3, कामा b1/b2 बराबर निकालेंगे तो b1 है -3 बटे b2 कितना -9, तो आ जाएगा ये भी 1/3, कामा c1/c2 बराबर क्या लिखेंगे? c1 कितना -3 बटे -2, तो आ जाएगा 3/2। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और डज नॉट इक्वल टू भी है c1/c2। तो ये कौन से कंडीशन के लिए होता है? अगर हमारे पास ये कंडीशन आ गई तो बताओ दोनों रेखाएं किस प्रकार की होंगी, कैसी होंगी, क्या होगा? तो इस केस में क्या होगी? रेखा आपकी समांतर रेखा होगी। क्या होगी? अगर तीनों आपस में बराबर होते हैं तो समपाती होती है, ये दो बराबर हो गए तो समांतर हो गई, अगर यहाँ से बराबर ही नहीं है तो क्या होगी? प्रतिच्छेदित रेखा होगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, अगर हमारे पास रेखा अद्वितीय हल आता है, मतलब इन समीकरणों का अद्वितीय हल आता है, तभी हमें बज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना, नहीं तो नहीं करना है। जबकि हमें पता है ये कैसा रेखा देगा? समांतर रेखा। और हमें पता है जब जब ये कंडीशन आता है और समांतर रेखा होता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। इसका मतलब हमें इसको हल नहीं करना, बस सिंपल इतना बता देना था कि ये जो हमारे पास समीकरण है इसके कितने हल होंगे। तो इसके कितने हल होंगे? तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये पहले का पहला क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है? तो इसे नोट कर लो। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। आपके ही एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन पहले का दूसरा है, देखते हैं वो क्या है। पहले का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है 2x + y, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समीकरण दिया है वो है 2x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 8। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब हमें पहले से दिखाना है कि इस समीकरण का हल कैसा, अद्वितीय है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है, पहले हमें ये बताना है। उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले आएंगे तो लिखेंगे क्या? 2x + y - 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, कामा 3x + 2y - 8 इक्वल टू भी 0। जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा कि पहले समीकरण की तुलना a1x + b1y + c1 इक्वल टू भी 0 से करने पर तथा द्वितीय समीकरण की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तब मान निकालना। फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, कामा b1 बराबर 1, कामा c1 बराबर -5। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ से देखो a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से निकालेंगे a1/a2 बराबर हो जाएगा 2, a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है 3, कामा b1/b2 बराबर, b1 का मान है 1 और b2 का मान है कितना 2, यही है ना। तो ये हो गया c1/c2 बराबर कितना है -5 बटे -8, तो ये बराबर हो जाएगा 5 बटे 8। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू भी b1/b2, यही तो दिख रहा है ना। और जब जब ऐसा होता तो हम क्या कहते हैं कि ये जो समीकरण है ये कैसा लाइन देगा, प्रतिच्छेदित रेखा देगी। कैसी रेखा देगी? प्रतिच्छेदित रेखा। अच्छा ये एक सीधी रेखा देती, मैं बार बार बता चुका हूँ, एक रेखा ऐसी होगी, दूसरी रेखा इसको काटती हुई
निकलेगी। तो दो रेखाएं, दो सीधी रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पर काट सकती, मतलब एक ही बार काट सकती है। अगर एक ही बार काट सकती, इसका मतलब इसके कितने हल होंगे? एक हल होंगे। तो जब जब a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं होगा तो प्रतिच्छेदित रेखा होगी और उसके कितने हल होंगे? केवल और केवल एक हल होंगे। कोई दिक्कत है? अब जब एक ही हल होगा तो सबका समान आएगा, इसका मतलब क्या है? अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय। और किताब में ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि यदि अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करो। कोई दिक्कत है? तो चलो इसे हम वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर हम उसके बाद आपको वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करवाते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता दो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो देखिए, मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। कौन सी विधि से? वज्र गुणनखंड विधि से। तो मैं इतना सिर्फ मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें a1 a2 और b1 b2 के मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एक तरफ x लिखते हैं, दूसरी तरफ y और एक a। आपको सब लोग तरीका पता है क्या करना है ना? तो ये हो जाएगा हाँ BC AB, बस इतना याद रखना, BC AB। तो ये हो जाएगा क्या? B1 C1 A1 B1, इसी के नीचे B2 C2 A2 B2। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से x बराबर लिखो तो ये x क्या हो जाएगा? x अपान इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा? B1 C2। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है? इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर मैं लिखता हूँ। इधर ये पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है ये पूरा? तो चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा? देखो B1 C2, सॉरी एक बार फिर से देखो जरा, आ जाओ इधर लिखते हैं यार, उधर स्पेस नहीं है। ये क्या हो जाएगा? देखो x अपान इसका गुणा इसमें करो तो B1 C2 हो जाएगा ना, माइनस अब इसका गुणा इसमें करो तो B2 C1 बराबर y अपान क्या हो जाएगा? इसका गुणा इसमें करो तो A2 C1 हो जाएगा, A2 C1 माइनस अब इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा? A1 C2 बराबर 1 अपान इसका गुणा इसमें करो A1 B2 माइनस इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा? A2 B1। क्या हो जाएगा? A2। कोई दिक्कत है? अब हम x के मान के लिए क्या लिखेंगे? तब x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर किसके कर देंगे? 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बटे क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम लोग मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? B1 का मान कितना है जरा बताओ हमें? B1 का मान कितना है? यहाँ से देखो 1 है, गुणे C2 का मान कितना है? C2 का मान है -8, फिर माइनस B2 का मान कितना है? 2 और गुणे C1 का मान कितना है? -5 बटे A1 का कितना मान है? 2 गुणे B2 का मान कितना है? 2 माइनस A2 का मान कितना है? A2 का मान है 3 गुणे B1 का मान कितना है? 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 × 8 -8 और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे 2 दूना 4 और 3 1 कम 3 -3। तो ये 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, तो x का मान कितना आ गया? 2। बताओ भाई कोई दिक्कत है? x का मान कितना आया? 2। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? y के मान को उस वाले दूसरे वाले समीकरण में y के मान को हम बराबर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? अभी जैसे हमें x का मान चाहिए था तो x वाले पद को इसके बराबर किया था, अब y का मान चाहिए तो y वाले पद को हम बराबर कर देंगे। तो y अपान A2 C1 यहाँ लिखेंगे तथा y अपान
यहाँ से ज़रा देखो थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो y अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो a2c1 माइनस a1c2 बराबर 1 अपान क्या हो जाएगा a1b2 और माइनस a2b1। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 बटे a1b2 माइनस a2b1। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जरा देखो कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें a2 का मान कितना भाई, a2 का मान है 3 गुणे c1 का मान कितना -5 और माइनस फिर यहाँ से देखो a1 का मान कितना है 2 गुणे c2 का मान दिख रहा है कितना है -8 बटे a1 का मान कितना है 2 गुणे b2 का मान कितना, तो दिख रहा होगा b2 का मान कितना है 2 है माइनस a2 का मान कितना है, तो a2 का मान देखो कितना है 3, तो ये हो गया 3 गुणे b1 का मान कितना है तो 1। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा देखो 5 तिहाई 15 माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 बटे यहाँ से 2 दूना 4 और माइनस 3, तो y बराबर हो गया 16 में से 15 गया 1 बटे 1, तो y का मान कितना आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमें x का मान कितना मिला 2 और y का मान कितना मिला 1। अब चाहो तो आप यहाँ से समीकरण को सेटिस्फाई भी कर सकते हो, हमारा आंसर सही है या गलत। तो जरा x का मान कितना आया 2, तो 2 दूनी 4, इधर देखो 2 दूनी 4 धन y का कितना मान आया 1, क्या ये मिलकर 5 के बराबर है या नहीं, मतलब सेटिस्फाइड है। दूसरे इक्वेशन में देखो x का मान कितना है 2, तो 3 दूना 6 धन y का मान 1 है, तो 2 1 कम 2 और 6 2 8, मतलब ये दोनों मान दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नोट कर लो फिर।